जय हिंद दोस्तों। आज पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगामी होने वाले सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स आधारित एग्जाम होगा उसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। और जो भी छात्र लगातार देख रहे हैं उनका रिजल्ट कन्फर्म होगा। तो चलिए कोई बिना देरी किए हुए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी से, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको जो है कि इसी वीडियो में 5-6 टॉपिक से या फिर 5-6 सब्जेक्ट से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए आज का पहला सवाल बताना है कि भारत के अंदर में जो न्यायपालिका है इसका वर्णन किस भाग में है। तो आपको पता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो कुल 22 भाग थे, ठीक है, और वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। कुल 22 भाग में से एक भाग है भाग 5। भाग 5 में संघ का वर्णन है, यानी कि केंद्र सरकार का वर्णन है। और उसी संघ में आपको पता है कि संघात्मक विशेषता हम लोग कनाडा से लिए हैं। और उसी संघात्मक विशेषता या संघ का जो शासन होता है वो 3 प्रकार से संघ का शासन होता है। एक आपका विधायिका के द्वारा होता है, एक कार्यपालिका के द्वारा होता है, एक न्यायपालिका। और न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है और उसके सर्वोच्च शिखर पर जो बैठा हुआ है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं। अर्थात भाग 5 में ही न्यायपालिका का वर्णन है। यानी कार्यपालिका विभिन्न प्रकार का कानून जो है कि बनवाता है और बनाने का काम करता है या पारित करने का काम विधायिका करता है, और इस दोनों पर जांच करने का काम न्यायपालिका करती है। और भारत के अंदर में सबसे पहले न्यायपालिका का अगर बात करते हैं तो सबसे पहले न्यायपालिका की व्यवस्था आप लोग को बता दें कि 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कलकत्ता शहर में किया गया था, जैसा कि आप लोग को पता है। और उसमें जो है कि एक मुख्य न्यायाधीश बने थे और 3 अन्य न्यायाधीश बने थे। एक मुख्य न्यायाधीश, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर में कलकत्ता में निर्मित प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। और 3 अन्य थे लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में भारत के अंदर में संघ न्यायपालिका की स्थापना किया गया। और इसी संघ न्यायपालिका को आगे चल के 1950 में 28 जनवरी के दिन याद रखिएगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में मॉडिफाई किया गया। और उस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और आपको पता है कि भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। और अब तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी आपका महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन न्यायाधीश बनी है, लेकिन आपका मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। न्यायाधीश कौन बनी है, तो फातिमा बीबी बनी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा, मुख्य नहीं बनी है, ठीक है। अगर न्यायाधीश सिर्फ पूछेगा यानी अन्य में पूछेगा तो आप लोग बताइएगा फातिमा बीबी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी और सुप्रीम कोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया। और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो सरोज होमी कपाड़िया थे, ठीक है। और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के कुल 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चल रहे हैं, जिसका नाम है संजीव खन्ना। क्या नाम है? संजीव खन्ना, जिसका संबंध दिल्ली से है। जिसका संबंध कहाँ से है? दिल्ली से है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट आपको पता है यानी न्यायपालिका भाग 5 में है, लेकिन अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 124 के फर्स्ट। अनुच्छेद 124 के फर्स्ट। आप लोग को बता दें कि अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, यानी न्यायपालिका की चर्चा है, ठीक है। न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है। और उसी 124 के क्लाउज फर्स्ट में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। आप लोग को 4-5 अनुच्छेद 124 में ही बताते हैं। 124 का क्लाउज फर्स्ट कहता है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 का क्लाउज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश यानी अन्य और मुख्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। वहीं अगर बात करते हैं 124 का 3, तो 124 का 3 है कि न्यायाधीश बनने
के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए वो 124 के 3 में है, ठीक है। और 124 के 4 में है कि न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान। और भारत के अंदर में जो न्यायाधीश जो हटाए जाते हैं वो लगभग महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही हटाए जाते हैं। और महाभियोग प्रक्रिया आपको पता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग अमेरिका से लाए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिए है? अमेरिका से लिए हैं, याद रखिएगा। और महाभियोग प्रक्रिया जो होता है वह संसद के दोनों सदनों से जो है कि आपको गुजरना पड़ता है। अर्थात जिस भी सदन में राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए महाभियोग लाया जाता है उसी में पहली बार वहाँ के आपके टोटल 1/4 सदस्यों के द्वारा जो है कि उसको पारित करता है और पुनः तब वह उस सदन में जाता है और उसके 2/3 बहुमत से जब उसको पारित कर देता है तब वह दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में जब उसको पारित कर देता है 2/3 से, तब राष्ट्रपति का हटना तय होता है। और राष्ट्रपति याद रखिएगा, और राष्ट्रपति जो है का जो महाभियोग प्रक्रिया है हम लोग अमेरिका से लिए हैं। और राष्ट्रपति का पर महाभियोग प्रक्रिया एक प्रकार का अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में आप लोग को बताना है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय के गठन का, तो उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है वो आपको किया गया है अनुच्छेद आपका 216 में किया गया है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में। अब माइंड में आता होगा 214 क्या है, तो अनुच्छेद 214 में जो है कि आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना चाहिए 214 में है। और आपको पता है कि 215 के तहत जो है कि आपका हाईकोर्ट एक अभिलेख हाईकोर्ट जो है वह एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति का कथन था कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत। तो यह कथन है J.S. मिल का। किसका कथन है? J.S. मिल का कथन है। यानी न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसमें करना न सिर्फ सही है न करना सिर्फ गलत। यह कथन है J.S. मिल का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के किस महापुरुष का कथन है न्यायपालिका के संदर्भ में कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से बड़े समाज का निर्माण करता है, उसे ही न्यायपालिका कहा जाता है। तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भारत के पहले कानून मंत्री। और आपको पता है कि हमारे संविधान का जो है कि आपके जो सबसे मुख्य आपके समिति थे, प्रारूप समिति, उसका गठन भी 29 अगस्त 1947 को कुल 7 सदस्य को मिलाकर आपका किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही अध्यक्षता में, याद रखिएगा, जिसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी या फिर आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर में न्यायपालिका के कुल 3 स्तर और पंचायती राज के भी कुल कितने स्तर? 3 स्तर पाए जाते हैं। और न्यायपालिका में जो 3 स्तर पाए जाते हैं उसमें सबसे सर्वोच्च पे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उसके नीचे हाई कोर्ट बैठा हुआ है और उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसी को जो है कि सत्र न्यायालय या उसी को हम लोग जो है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको व्यवहार न्यायालय भी उसी के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत का जो न्यायपालिका है वह कितने स्तर का है? 3 स्तर का। सबसे सर्वोच्च पे कौन बैठा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट, और दूसरे स्थान पे हाई कोर्ट, तीसरे स्थान पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अर्थात भारत की जो न्यायपालिका है वह एकहरी है। कैसी है? एकहरी है, यानी कि एक के बाद एक है, ठीक है, एकहरी है, याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था भी 3 स्तर का है। एक जिला स्तर पे जिला परिषद है, एक आपका प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति है और एक ग्राम स्तर पे ग्राम समिति है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उच्चतर न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। देखिएगा, उच्चतर न्यायालय
अगर बात करते हैं उच्चतर न्यायालय का, एक होता है उच्चतर, एक होता है निम्नतर न्यायालय। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बहुत बच्चा फंस जाइएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन से कोर्ट या कौन कौन सा जो कि आपका जो न्यायालय है वह आपका उच्चतर न्यायालय का उदाहरण है। तो उच्चतर न्यायालय में ऑप्शन दे देगा आपका सर्वोच्च न्यायालय तो देगा ही देगा, उसके बाद फिर आपका हाई कोर्ट भी दे देगा, यानी कि दोनों को मिला के दे देगा। तो आप याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ये दोनों को मिला के उच्चतर न्यायालय के अंतर्गत रखा गया है। और निम्नतर न्यायालय के अंतर्गत जो है कि आपका अधीनस्थ न्यायालय को रखा गया है। अधीनस्थ का मतलब होता है किसी के अधीन में काम करना, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वह हाई कोर्ट के अधीन में काम करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई सज़ा सुना दिया तो उस सज़ा को चेंज कर सकता है आपका हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट सज़ा सुना दिया है उस हाई कोर्ट वाले सज़ा को चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसीलिए यह एक प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि न्यायपालिका, आपको पता है न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार का न्यायालय देखे, यहाँ तक हम देखे, लेकिन इससे हटकर भी भारत में कुछ न्यायालय है। जैसे आपको हम पिछले सेशन में भी बताए थे मोबाइल कोर्ट, ठीक है, मोबाइल कोर्ट बताए थे, लोक अदालत बोले थे, आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट बोले थे, यानी और ई लोक अदालत बोले थे। बहुत प्रकार का अदालत है, यानी कि जैसे आपको पता है एक मोबाइल कोर्ट होता है, मोबाइल का मतलब गाड़ी होता है, इन्हें की वाला मोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं कहता है पुलिस की मोबाइल चेक हो रहा है अभी, मोबाइल चेक का मतलब इन्हें का आपका पॉकेट से मोबाइल निकाल के देखेगा, ठीक है। आपका मोबाइल का मतलब गाड़ी चेक हो रहा है, इसका मतलब है कि मोबाइल यानी गाड़ी पे बैठ के 2-4 गो न्यायाधीश आएंगे आपके यहाँ, जहाँ झगड़ा हुआ है 2 पार्टी के बीच, और उसको सॉल्व करके पुनः वो चले जाएंगे, यानी बिना खर्चा का आपका काम हो गया। उसी को मोबाइल कोर्ट की संज्ञा दिया गया है, ठीक है, जिसका शुरुआत लगभग 2007 ईस्वी में भारत से में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को बता दे कि यह जो है एक प्रकार का न्यायालय के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो 3 न्यायालय से हटके काम कर रहा है। ये इसी को हम लोग अधिकरण के अंतर्गत रखे हैं। किसके अंतर्गत रखे हैं? और आप लोग सुने होंगे कि जब आप भाग पढ़ते होंगे तो भाग 14 का क पढ़े होंगे आप, ठीक है, भाग 14 का क पढ़े होंगे, 14 के क में अधिकरण है, और यही चीज़ अधिकरण आप लोग पढ़ लेते होंगे अधिकरण क्या है, लेकिन अभी तक समझे नहीं होंगे कि अधिकरण क्या है। लेकिन अधिकरण वही चीज़ है जो कि तीनों न्यायालय से हटकर जो व्यवस्था में हमको सरकार के द्वारा सौंपा गया है, जो हमको फैसिलिटी दिया गया है, उसी को अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण का व्यवस्था अनुच्छेद भाग 14 के क में किया गया है। लेकिन यहीं तो क्वेश्चन नहीं रुकेगा, बोलेगा कि ऐसा व्यवस्था तो सरकार अपने मन से नहीं ला दिया होगा, उसके लिए संसद में संविधान संशोधन करवाया गया होगा। तो इंदिरा गांधी के समय में बहुत बड़े संविधान संशोधन हुए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको लघु संविधान की संज्ञा भी दिया गया है, ठीक है। तो इसी संविधान संशोधन के तहत अधिकरण को जोड़ा गया भाग 14 के क में, और इस तरह का फैसिलिटी हम लोग के लिए उपलब्ध कराया गया। तो आप यहाँ तक याद रखने का प्रयास कीजिएगा, भाग 14 का क जोड़ा गया, और अनुच्छेद में अनुच्छेद 323 का क और 323 का ख जोड़ा गया। ये आप लेवल लेके चलिए, तब जाके आप सीजीएल वगैरह एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आप लोग को विभिन्न प्रकार का हम जो है कि बता देते हैं अधिकरण। जैसे आप याद रख सकते हैं लोक अदालत, जैसे उपभोक्ता अदालत, बाल किशोर व न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ये सब जो है आपका अधिकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संघ न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। अभी तुरंत बताए थे, संघ न्यायालय का स्थापना आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया, जिसको ब्लूप्रिंट की भी संज्ञा दिया गया। और 1935 का अधिनियम भारत के अंदर में ब्रिटेन सरकार के द्वारा पारित किया गया, सबसे बड़ा अधिनियम। और सबसे छोटा अधिनियम बोलेगा तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार मारिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अगर राष्ट्रपति को कोई किसी भी प्रकार के
प्रश्न का अगर सॉल्यूशन चाहिए, सिंपल भाषा में अगर किसी भी सवाल का जवाब चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए तो राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है वह एक प्रकार का परामर्शदात्री संस्था के रूप में भी काम करता है। यानी जब आदमी रास्ता भटक जाता है तो उसको परामर्श लेना चाहिए किसी दूसरे से, ठीक है, रास्ता दिखाने के लिए। तो आप याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। और 143 याद रखिएगा एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्शदात्री संस्था के रूप में काम करती है। और आपको बता दे कि राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, तो राष्ट्रपति के पास भी बाउंडेशन है। ये नहीं कि जो मन हुआ वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो भी नहीं। राष्ट्रपति अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी चीज आते हैं उसी पर आधारित प्रश्नों को वो पूछ सकते हैं। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य है। यानी कि अगर राष्ट्रपति पूछ लेगा तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन जो भी हम जवाब दिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट जवाब दिया, वो राष्ट्रपति उस जवाब को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। यानी ये भी चीज़ को आपको स्टेटमेंट के तौर पे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इस तरह में डिटेल जानकारी रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो उसका जवाब देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, तो बोलिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा और आप अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस कीजिए। आगे एनटीपीसी का एग्जाम भी 1-1.5 महीना के बाद आपका चालू होने वाला है। ठीक है, इसीलिए अच्छा पोस्ट है और अच्छा से मेहनत कीजिए। और रॉयल जॉब है एनटीपीसी का, खतरनाक जॉब है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में दिन ब दिन काम बढ़ते जा रहा है। आप लोग को पता है कि जब हम देखे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में जब हुआ था तो उसमें मात्र 8 गो न्यायाधीश टोटल रखा गया था। ठीक है, लेकिन दिन ब दिन काम बढ़ते गया, उस पर काम का बर्डन बढ़ते गया, तो धीरे धीरे उसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में भी वृद्धि किया गया धीरे धीरे। और अभी तक 2025 में आज हम जो है कि आ गए हैं, मार्च महीना अब ख़त्म होने वाला है 31 मार्च के। और याद रखिएगा 31 मार्च है, आज ट्रांसजेंडर दिवस है, ट्रांसजेंडर दिवस है। ठीक है, 31 मार्च को, हाँ, ट्रांसजेंडर। तो याद रखिएगा कि आज 31 मार्च में हम लोग जी रहे हैं 2025 में, और आज कुल 34 न्यायाधीश हो चुके हैं। यानी कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हो सकता है 26 में और बढ़ा दे। तो ये बढ़ाने का काम करता कौन है? तो भारत के संसद। कौन करती है? भारत के संसद करती है। याद रखिएगा, भारत के संसद करती है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में बढ़ोतरी करने का अधिकार किसे है? तो भारत की संसद को है। और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का वर्णन 80 में है, और लोकसभा का वर्णन आपका 81 में है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो नाम पड़ा 1954 में, क्योंकि लोकसभा का पहले नाम हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता था और राज्यसभा का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था। आप लोग याद रखिएगा। और लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों चीज़ कहाँ से लिए हैं? तो ये ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, क्योंकि संसद स्वरूप जो लिए हैं हम लोग, संसद स्वरूप का मतलब है संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कॉलेजियम की व्यवस्था कितने न्यायाधीश को मिलाकर किया गया है? बहुत फेमस क्वेश्चन। कॉलेजियम की व्यवस्था कुल 5 न्यायाधीश को मिला के। कितने न्यायाधीश को? अब समझिएगा कॉलेजियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको पता है जो मुख्य न्यायाधीश है 51 में 51 नंबर के, वो संजीव खन्ना है। ठीक है, कौन है? सॉरी, संजय खन्ना है। ठीक है, वो 51वें नंबर के हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आपको पता है 50वें नंबर के कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ थे 50वें नंबर के। इसका मतलब है कि आखिर ये जो मुख्य न्यायाधीश आके तुरंत बन जाते हैं कि पहले से उसका प्रोसेस चलते रहता है। तो जैसे 47वां नंबर का बना था, फिर 48वां बना, 49वां बना, 50वां बना, 51वां बना। इसका मतलब ये सब जो है ना वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। किस लिस्ट में रहते हैं? वेटिंग। जैसे मान लीजिए आप टिकट जब गए होंगे कटाने के लिए, तो मान लीजिए 6 गो वेटिंग लिस्ट में होगा। अब उसमें कोई कैंसिल कराएगा तो आपका धीरे धीरे आगे बढ़ते चल जाएगा, आपको कंफर्म सीट मिल जाएगा। जब 5 हटेगा तो आगे सबका। तो उसी तरीका से 5 गो का ग्रुप बना रहता है। टोटल अभी 34 न्यायाधीश है। 34 में से जो टॉप का जो होगा ना, मतलब
ज़्यादा दिन से जो इसको एक्सपीरियंस होगा काम करने का, मतलब कि ज़्यादा दिन से जो काम कर रहा होगा योगदान, तो वो शुरुआत का 5 गो को एकदम रखा होगा कि भैया जैसे ही हटेगा ना संजय खन्ना, उसके बाद जो होगा दूसरे नंबर पे उसको तुरंत मुख्य न्यायाधीश बना देगा। उसी तरह से तीसरा को बना देगा, फिर चौथा इस तरह से जो है कि वरीयता क्रम के आधार पे उसको बनाते चल जाएगा। इसी को कोलेजियम व्यवस्था कहा गया। कौन सा व्यवस्था कहा गया? कोलेजियम व्यवस्था किया गया, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी व्यवस्था का कौन सा व्यवस्था है भारत के अंदर में? तो कोलेजियम व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? कोलेजियम व्यवस्था। लेकिन अगर आपको हम बात करते हैं, ये परंपरा जब आपका संविधान बना तब्बे से चालू है, लेकिन अभी तक भारत में इस व्यवस्था का हनन 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। हनन करने का मतलब है, जैसे देखिए बहुत बार सरकार बदलती है, बहुत सारा माइंडसेट वाला अलग अलग वाला व्यक्ति संसद में पहुंचता है, तो एक क्या दिमाग लगाया, आखिर इस व्यवस्था को चेंज करने का क्या प्रभाव मिला, थोड़ा समझते हैं इसको, क्योंकि हमारे देश का इस पे पूरा टिका हुआ है, पूरा सिस्टम व्यवस्था चल रहा है। ठीक है, तो कोलेजियम का मतलब है कि मान लीजिए पहले आप बने, आप हट गए, मुख्य न्यायाधीश बन के रिटायर हो गए, फिर जो है कि हम बने। लेकिन हो सकता है कि हम भले ढेर दिन से नौकरी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, लेकिन हो सकता है मेरे बाद वाले व्यक्ति हमसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति हो, ये ज़्यादा इसका माइंड अच्छा काम करता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमसे योग्य व्यक्ति भी हमसे वंचित हो जा रहा है। हम मेरे जगह पे इसको होना चाहिए, भले हम ज़्यादा दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसको भी तो हो सकता है। ऐसा थोड़ी हमसे जो बड़ा हो गया ज़्यादा दिमाग हो गया उसको, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है अब तक हमारे देश में कोलेजियम व्यवस्था का हनन कितने बार किया गया है? 2 बार किया गया है। और 2 बार में से पहली बार 1973 में किया गया है और दूसरी बार 1977 में किया गया है। ठीक है, 2 बार हनन किया गया है। अर्थात 2 बार हनन करने का मतलब है कि ई वाला कोलेजियम व्यवस्था को ख़त्म करके उसमें से जो योग्य व्यक्ति है उसको चुन करके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ याद रखिएगा। और पहली बार जो 1973 में जो बनाया था वो श्री A.N. रे को बनाया था, श्री A.N. रे को बनाया था, श्री A.N. रे को। और यह बनाने वाला व्यक्ति आपको पता है कि जो संविधान को बार बार जो है कि संशोधन करते थे और संविधान को कुछ नहीं समझते थे, अपने घर का किताब समझते थे, तो वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। उन्होंने 1973 में इस व्यवस्था को हनन किया और हनन करके श्री M.N. रे को जो है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उधर से कुछ दूसरे व्यक्ति को उठा के 34 को में से, या जो था उसमें जितना भी संख्या में रहा होगा, पीछे से उठा के उसको जो है कि बना दिया। और उसी तरह आगे जब इसका कार्यकाल 1977 में जैसे ख़त्म होता है, तो 1977 में ख़त्म होने के बाद फिर से इंदिरा गांधी ने बोले नहीं भैया कोलेजियम अभी भी मेरे पास नहीं टिकेगा, अभी जो होगा मन हम उसको बैठाएंगे। तो फिर से जो है कि जस्टिस हमीदुल्ला बेग को दूसरी बार उठा के बैठाया और तब यह इसका कार्यकाल चला। और तब तक में इंदिरा गांधी भी कहानी लॉक हो गया, तब फिर से दोबारा कोलेजियम व्यवस्था ही चलना चालू हो गया। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद अपने गाड़ी को अनवरत चालू रखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम ये NTPC का जो आपका सिलेबस है उसमें आपका स्टैटिक वगैरह ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में स्टैटिक्स से क्वेश्चन रहता है। तो स्टैटिक को थोड़ा सा हम कवर करते हैं, बताइएगा। बताइएगा। आप लोग को बताना है डॉन किस देश का समाचार पत्र है, तो डॉन कराची का है। डॉन कहाँ का है? कराची का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि डेली न्यूज कहाँ का समाचार पत्र है, तो डेली न्यूज न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, किस नदी किनारे? हडसन नदी के किनारे। और UNDP का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और UNO का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। और UNO में वर्तमान में 193 सदस्य देश है। और UNO का जो कार्यालय बनकर तैयार हुआ था वो 1952 में बनकर तैयार हुआ था, और जो कि आपका रॉकफेलर ने दान में दिया था। उसका मुख्यालय जो मैनहट्टन द्वीप पे है वो दान में दिया था रॉकफेलर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मंदिर निर्माण कला का विकास
किस काल में हुआ? तो मंदिर, देखिएगा 2 क्वेश्चन पूछता है, माइंड में या तो आपको बता देते हैं। एक पूछता है मंदिर बनाने की कला का विकास, एक पूछता है मूर्ति बनाने की कला का विकास। ठीक है, तो मंदिर पहले बनेगा तभी ना उसमें मूर्ति रहेगा। यानी आप लोग को बता देते हैं कि मंदिर बनाने की कला का विकास बहुत दिन पहले हुआ था। यानी आर्य वगैरह जब भारत में आए थे ना, यानी आर्य के आने से पहले ही भारत के अंदर में आपका मंदिर बनाने की कला का विकास हो गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली बार भारत में जो कि मंदिर बना वो किस काल में बना, तो भारत के अंदर में मंदिर जो बना वो बना पहली बार, याद रखिएगा, आपका गुप्त काल में। मंदिर जो बना था वो किस काल में बना था? गुप्त काल में। और जो आपका मूर्ति बना था वो कुषाण काल में। मूर्ति जो बना था वो कुषाण काल में बना था, याद रखिएगा। इसी तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने जारी किए, और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए, और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य ने जारी किए। ठीक है, तो आप ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कीवी न्यूजीलैंड का है। कीवी कहाँ का है? ऐसे भी क्रिकेट जो देखते होंगे वो न्यूजीलैंड को कीवी टीम के नाम से जानता है, और कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु हो गया कंगारू, और आपका न्यूजीलैंड का हो गया कीवी। ठीक है, और जापान का आइबिस, जापान का आइबिस, और कनाडा का गंजा ईगल, कनाडा का गंजा ईगल, कनाडा का गंजा ईगल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, द हिंदू समाचार पत्र भारत का समाचार पत्र जो किस शहर से छपता है? तो द हिंदू चेन्नई से छपता है। कहाँ से छपता है? चेन्नई से। अगला क्वेश्चन बताना है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद जो है वह इजराइल का है। बहुत तगड़ा इसका जो है ना दिमागी पावर रहता है, आदमी सब पकड़ने वाला गुप्तचर संस्था है। तो मोसाद इजराइल का है, मोसाद इजराइल। मुखबरात मिस्र, मुखबरात मिस्र, मुखबरात मिस्र। ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी में तो पूछेगा, साथ में एसएससी जीडी भी सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, और जब तक याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। नाइचो जापान, नाइचो जापान, नाइचो जापान। सवाक ईरान, सवाक ईरान, और ईरान की राजधानी तेहरान, और ईरान की मुद्रा है रियाल, ईरान की मुद्रा है रियाल, और इराक की मुद्रा है दिनार, इराक की मुद्रा दिनार। अगला क्वेश्चन बताना है, अल मुखबरात कहाँ का जो एक गुप्तचर संस्था है? तो अल मुखबरात इराक का। यानी मोसाद इजराइल, मुखबरात मिस्र, नाइचो जापान, सवाक ईरान, अल मुखबरात इराक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य देश की संख्या कितनी है? 5। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य देश का संख्या कितना है? 5। यानी इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, रूस का फेस, यानी रोमदुकस और रूस एक देश हो गया। क्वाका का को जो है कि कॉमन रख दीजिएगा, इससे कुछ नहीं होता है, FAC फेस, यानी रूस एक हो गया। F का मतलब F से फ्रांस, A का मतलब अमेरिका 3 हो गया, C का मतलब चाइना 4 हो गया, और E का मतलब इंग्लैंड, याद रखिएगा, कुल 5 है। यानी रूस का फेस। ठीक है, याद रखिएगा सुरक्षा परिषद। और इसी सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं, और महासभा को विश्व का लघु संसद के नाम से जानते हैं। और महासभा में विश्व के प्रत्येक देश अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि को भेज सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सुरक्षा परिषद में कुल कितने अंग होते हैं? तो यूएनओ के कुल कितने अंग होते हैं? तो कुल 6 अंग होते हैं, लेकिन पहले 7 अंग हुआ करते थे। कितने अंग हुआ करते थे? 7, लेकिन अब वर्तमान में 6 अंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ये कुल 6 अंग में से, यूएनओ के कुल 6 अंग में से कौन सा एकमात्र ऐसा अंग है जो अमेरिका के बाहर उसका मुख्यालय है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। किसका मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और याद रखिएगा कि इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कि प्रत्येक देश का एक गो न्यायाधीश काम करता है। और भारत के तरफ से अगर बोलेगा आपसे कि भारत के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो वो सर बेनेगल रामाराव थे। सर बेनेगल रामाराव थे, जो 1952 में बनकर गए थे। और वर्तमान समय में जो है वो दलवीर भंडारी है, जिसका कार्यकाल 2012 से ही चालू हुआ है और 2026 तक रहेंगे। फिर नया नियुक्ति होंगे, तो फिर आप लोग से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। यूएनओ का एक अंग सचिवालय भी है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो सचिवालय का प्रमुख महासचिव होते हैं। कौन होते हैं? और आप लोग वही महासचिव याद करते हैं कि यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, उसके बाद हैमरशोल्ड थे, फिर यू थंड थे। तो ये एनटीपीसी में क्रम पूछता है कि पहले कौन थे, दूसरे कौन हुए, तीसरे कौन हुए। वर्तमान में 90 नंबर के चल रहे हैं। तो आपको एक ट्रिक देते हैं, आप ट्रिक से सबका क्रम याद हो जाएगा। एक ट्रिक देते हैं, ट्रिक्स याद हो जाएगा। ट्रिक देंगे इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट में आपका याद हो जाएगा। उसमें से एक ट्रिक याद रखिएगा, THUK, थूक। जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे तो उसमें आप जो है कि मतलब कि वही शब्द को इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। उसका इंग्लिश नहीं खोजते हैं कि थूक का इंग्लिश क्या होता है, वो नहीं, तो THUK थूक लिख देते हैं। बस वही चीज़। 4 गो आपका हो गया, 1 2 3 4 गो हो गया क्लियर। यानी टी से ट्रिगवेली, कहानी लॉक है, ठीक है। THUK थूक। और आप थूक जो फेंकते हैं रास्ता में, वो जब मन तब फेंक देते हैं। फेंकते हैं, सोच कर नहीं फेंकते हैं कि हमको 2 मिनट में फेंकना है, लेकिन आप जब मन तब फेंकते हैं। बस कहानी लॉक है। यानी THUK थूक, JB जब, KB कब, हो गया कहानी। 8 गो क्लियर है। और नोमत एंटोनियो गुटेरेस बच्चा को याद रहता है, ठीक है। तो THUK थूक, JB जब, KB कब। यानी अब इसको हम तोड़ते हैं। तो T से ट्रिगवेली, उसके बाद H से हैमरशोल्ड, S से हैमरशोल्ड, U से यूथांट, और THUK, K से हो जाएगा आपका कुर्त बाल्देहिम, यानी ऑप्शन छटा जाएगा, ठीक है। कुर्त बाल्देहिम। थूक हो गया, JB जब, J से हो जाएगा जेवियर, क्या हो जाएगा? जेवियर। JB, अब B से हो जाएगा बुतरस गाली, क्या हो जाएगा? बुतरस गाली, मिस्र का था, ठीक है। अब फिर के से हो जाएगा कोफी अन्नान, घाना का था, ठीक है। के, अब बी से फिर हो जाएगा बान की मून, दक्षिण कोरिया का था। और अभी एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव जो है कौन है और किस देश के हैं। तो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और भारत का जो खोज किया है वो उनका नाम क्या है? तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। और वास्को डी गामा का संबंध किस देश से था? तो पुर्तगाल से। और अमेरिका का खोज किसने किया है? तो अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध किस देश से था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध किस देश से था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध था इटली से। कहां से था? इटली से था। और क्रिस्टोफर कोलंबस का अगर बोलेगा क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के यात्री थे, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो आपके स्पेन के थे। यानी जब वो खोजने के लिए निकले थे तो वो स्पेन के यात्री के रूप में निकले थे। लेकिन उनका जन्म या फिर संबंध अगर पूछ दे तब भैया आपको इटली मारना होगा, कहानी ने तो झोल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और इटली की राजधानी रोम है। और रोम जो है किस नदी के किनारे है? रोम टाइबर नदी के किनारे। और इटली की मुद्रा लीरा। अगला क्वेश्चन बताना है कि नाटो का स्थापना डेट सहित कब हुआ है? नाटो, NATO, नाटो एक अमेरिका के द्वारा संचालित संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो का स्थापना जो हुआ है वो 1949 में, तो सबको पता है। लेकिन 4/4/1949 यानी 4 अप्रैल 1949, 4/4/1949। और एक और ईस्वी आता है 3/4 यानी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1946। हाँ, 3 अप्रैल 1946 को जो है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ है, वो 3 अप्रैल डेट आता है। और ये 4 अप्रैल आता है नाटो। और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी। और उसी बेल्जियम को क्या कहा जाता है? तो बेल्जियम का एक उपनाम है, बेल्जियम का एक उपनाम है जिसे कहा जाता है आपको, देखिएगा 2 क्वेश्चन आता है, एक बेल्जियम के बारे में पूछता है, एक स्विट्जरलैंड के बारे में पूछता है। तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यानी प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जानते हैं। लेकिन यूरोप का अखाड़ा के नाम से या फिर कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से हम लोग बेल्जियम को जानते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है।
और आप लोग को याद रखना है ये क्वेश्चन कि नाटो में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं। तो नाटो में कुल 32 सदस्य है। कितने सदस्य है? 32 सदस्य है। और 32वां सदस्य देश इसका स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। और स्वीडन से ही आपका संबंध किसका था? तो अल्फ्रेड नोबेल का संबंध था। और अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का खोज किया था। और इसीलिए स्वीडन सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन कुल 5 क्षेत्रों में स्वीडन से, लेकिन एक क्षेत्र जो शांति का क्षेत्र है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है शांति का। और आपको पता है कि भारत के अंदर में अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में आपको नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो भारत के अंदर में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। और गीतांजलि एक क्वेश्चन पूछता है कि गीतांजलि जो पुस्तक है वो किस चीज़ का पुस्तक था, यानी कविता का पुस्तक था कि नाटक का पुस्तक था कि कहानी का पुस्तक था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आज के बाद आपको माइंड में फिट कर लेना है कि यह कविता था। क्या था? कविता था। वो जो आपका था गीतांजलि वो किस चीज़ का संग्रह था? तो वह कविता का संग्रह था। ठीक है, कविता, पोएम। ठीक है। और याद रखिएगा कि गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद W.B. इट्स ने किया था 1910 में। कहीं कहीं 1912 भी लिखता है, तो दोनों नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो 1912 ही मारना है। और 13 में इनको मिल गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि WTO की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो WTO की पहली महिला एवं वर्तमान में महानिदेशक नाकोंजी इंकोजा इबोला है। और WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में 1 जनवरी के दिन, जो कि आपका गैट का नया संगठन बना। पहले इसका पुराना नाम गैट था। WTO का पुराना नाम पहले गैट था, GATT गैट था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में WTO है 1995 से। और याद रखिएगा WTO जो है वह 2 देश के बीच व्यापार को संतुलित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 18 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 18 मई को संग्रहालय दिवस यानी म्यूजियम दिवस। ठीक है, संग्रहालय दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रतिवर्ष शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून। शरणार्थी यानी इसी को इंग्लिश में बोल देगा रिफ्यूजी, आपको समझना वही है, रिफ्यूजी शरणार्थी दिवस। अगला क्वेश्चन आपको बताना, जितना हम दिवस पूछ रहे हैं वो डायरेक्ट हिट करता है एग्जाम में, समझ लीजिए। ऐसे याद करने के बहुत दिवस है, लेकिन जो एग्जाम में काम चल जाए उसको हम 4-5 को रिवीजन करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रतिवर्ष जो हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, लेकिन बोलेगा कि शेर दिवस, तो शेर दिवस 10 अगस्त को। शेर दिवस 10 अगस्त। और इसमें 2 दिन के बाद 12 अगस्त को 2 दिवस, एक हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती, जो कि प्रतिवर्ष हम लोग 1984 से मनाना चालू किए हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नेशनल स्पेस दिवस हाल ही में चालू किया है। स्पेस यानी अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। यूपी पुलिस में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा 23 अप्रैल। और विरासत दिवस 18 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप बताना है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का शहीद दिवस भी 23 मार्च। और राम मनोहर लोहिया जयंती भी 23 मार्च। लेकिन टीवी दिवस 24 मार्च। टीवी दिवस 24 मार्च। लेकिन टीवी जो देखने वाला होता है वो 21 नवंबर को मछली दिवस और टेलीविजन दिवस। और उससे 2 दिन पहले 19 नवंबर को शौचालय दिवस, नागरिक दिवस, पुरुष दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो आपका केरल में है। कहाँ में है? केरल में। और हाल ही के दिनों में ये भारत का सबसे महंगा मंदिर बन चुका है। हाल ही के दिनों में भारत का सबसे महंगा मंदिर यही पद्मनाभ स्वामी मंदिर बन चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पंचायतन शैली का विकास
जो हुआ था वो किस धर्म से संबंधित हुआ है? तो आपको पता है कि मंदिर निर्माण कला के क्षेत्र में पंचायतन शैली का विकास हुआ है। ऐसे भारत के अंदर में मुख्यतः 3 प्रकार की शैलियाँ विकसित हुई है। 3 प्रकार के शैली में से एक बेसर शैली, मध्य भारत में जो मंदिर का निर्माण होता है वो बेसर शैली में, और 2 से दक्षिण भारत में 2 से द्रविड़ शैली, और नागर शैली उत्तर भारत, नागर शैली। लेकिन इससे हटकर हिंदू परंपरा में सबसे पहले विकसित हुआ था पंचायतन शैली। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतन शैली का संबंध किससे है? तो हिंदू मंदिर बनाने की परंपरा से। और पंचायतन शैली जो होता है वो कैसा होता है कि बीच में एक बड़ा ऐसा मंदिर होगा और उसके चारों कोनों पे छोटा छोटा मंदिर होगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत में मंदिर के गेट को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत में मंदिर के गेट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रसिद्ध काकरिया झील किस शहर में है? तो प्रसिद्ध काकरिया झील जो है वो अहमदाबाद में है, और प्रसिद्ध सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में है, और प्रसिद्ध फूलर झील जो है वो यूपी में है। तो ये सब जो झील 3 को पता है ना, ये बार बार एग्जाम में आता है। लोकटक झील मणिपुर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। और लुनकरसार झील राजस्थान में है, जयसमंद झील भी राजस्थान में है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। और तसोमोरिरी झील लद्दाख में है, तसोमोरिरी झील लद्दाख में है, ये सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा किस शहर में है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह यूनेस्को की सूची में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है आपका हुमायूं का मकबरा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ शामिल है? तो यूनेस्को की सूची में। और हुमायूं का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा वो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न उसी साल दिया गया था जिस साल उनका निधन हुआ था, अर्थात 1966 में। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। और दिन याद रखिएगा 11 जनवरी 1966 को इसका निधन ताशकंद में होता। ताशकंद समझौता के लिए गए थे, और ताशकंद समझौता उससे एक दिन पहले 10 जनवरी को हुआ था। और 10 जनवरी का माइंड में जैसे बोलेंगे तो 10 जनवरी मतलब विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। और ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और 1966 में इनको भारत रत्न दिया गया, और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये पहले शख्स बनते हैं, पहले व्यक्ति मरणोपरांत। और यही पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका निधन भारत के बाहर अर्थात विदेश में हुआ। विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, अर्थात पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री का निधन? 3 में से कौन कौन? एक जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद फिर एक आपका जो है कि लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा इंदिरा गांधी। ये और आपका राजीव गांधी पद पे नहीं थे जो 1991 में जब वो देहांत हुए थे श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में। वो लिट्टे आतंकवादी संगठन के द्वारा उनका निधन, और लिट्टे का स्थापना जो है कि आपका 1976 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत सबसे पहले 1969 में हुआ है फिल्म के क्षेत्र में। और इसका शुरुआत 1969 में जब हुआ था तो 1969 में ही दे दिया गया था देविका रानी रोडिक को, देविका रानी रोडिक को दे दिया गया था। और 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया है, और उसके बाद 2020 में आशा पारेख को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मोरारजी देसाई जो भारत के अंदर में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, जिनको भारत रत्न कब दिया गया? तो मोरारजी देसाई को जो भारत रत्न दिया गया था वो याद रखिएगा कब दिया गया था? तो मोरारजी देसाई और राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों को दिया गया था 1991 में। यानी 2 व्यक्ति याद रखिएगा। 1991 में निधन हुआ है राजीव गांधी का, उसी साल दे दिया, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का उसी साल दे दिया, ठीक है। आप कम से कम ये सब चीज़ याद रखिएगा। और जाकिर हुसैन को दिया है 63 में, जाकिर हुसैन को कब दिया है? 63 में। और फिर आपको जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया है, और 1962 में राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पवनार आश्रम का स्थापना किसने किया है? विनोबा भावे। किसने किया है? विनोबा भावे ने पवनार आश्रम का स्थापना महाराष्ट्र के अंदर में किया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे? तो लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक थे वुडरो विल्सन। कौन थे? जिन्होंने 1920 में इसका स्थापना किया था, और वह डेट था 10 जनवरी, ठीक है,
10 जनवरी 1920 को इसका स्थापना वुडरो विल्सन, और वुडरो विल्सन वही वुडरो विल्सन जो आपका जाबू यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपके रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और चर्चिल जो थे वो अमेरिका के नहीं थे, चर्चिल जो थे वो इंग्लैंड के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, और प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपके लॉर्ड जॉर्ज। हाँ, अगला क्वेश्चन बताना है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में किया था इसका स्थापना। अगला क्वेश्चन, अराविले आश्रम का स्थापना किसने किया? अरविंद घोष। अराविले आश्रम पुदुचेरी में है। कहाँ में है? पुदुचेरी में है अराविले आश्रम, और याद रखिएगा वहीं पर अरविंद घोष ने इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि समाजवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को। आचार्य नरेंद्र देव को समाजवाद का प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का है। किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। अगला क्वेश्चन बताना है कि महात्मा गांधी दूसरे गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, आप लोग को पता है किस जहाज से गए थे? तो INS राजपूताना से गए थे। और वह किस जहाज से लौटे थे? तो वेंस्टियाना से लौटे थे। गए थे राजपूताना से और लौटे वेंस्टियाना, यानी लास्ट में ना दोनों में लगा हुआ है। ठीक है, गए थे राजपूताना से, लौटे वेंस्टियाना से। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया राजपूताना तो चलिए भाई इंडिया का जहाज था, लेकिन वेंस्टियाना किस देश का जहाज था? तो वेंस्टियाना इटली का जहाज था। इटली का जहाज था, याद रखिएगा। जो और वही इटली से कोलंबस का संबंध था। किसका संबंध था? कोलंबस। लेकिन यात्री कहाँ का था? स्पेन का। कहाँ का यात्री था? और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने से कौन से राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो गढ़वाल राइफल्स ने। किसने किया था? गढ़वाल। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? तो 1930 में। कब हुआ है? 1930 में। और आपका दांडी यात्रा भी 1930 में हुआ है। और फिर आपका 1931 में हुआ है गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और 1932 में हुआ है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो हुआ है वह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के यरबदा जेल में हुआ है। और वह डेट याद रखिएगा, पूना समझौता का डेट पूछता है, वह डेट याद रखिएगा 24 सितंबर 1932, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 1932 में ही सांप्रदायिक पंचायत का भी घोषणा किया गया था। मैकडोनाल्ड जो हमें आपके इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा 1932 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि चंद्रशेखर आजाद का देहांत डेट सहित कब हुआ है? तो चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने से गोली मार लिए थे। ठीक है, वो पकड़ नहीं पाए थे अंग्रेज, तो वो याद रखिएगा वो डेट क्या था? तो वो 27 फरवरी था। 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 और 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म होता है। 27 फरवरी 1931 को इनका निधन, और 23 जुलाई 1906 को जो है कि इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला का नाम सुने होंगे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है असहयोग आंदोलन को जो पारित किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो असहयोग आंदोलन को जो पारित किया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और इस प्रस्ताव को पारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास के द्वारा इसे पारित किया गया था, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट थे जॉर्ज षष्ठम। कौन थे? जॉर्ज षष्ठम। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का मतलब पहली बार अलग अलग विभाग बांट के दिया गया। तो वह डेट याद रखिएगा 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1900 और 2 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं, बहुत फेमस है। 2 सितंबर को मनाते हैं शाकाहारी दिवस। कौन सा दिवस? शाकाहारी
सॉरी शाकाहारी नहीं, 2 नवंबर को मनाते हैं शाकाहारी, और आपका 2 सितंबर को सॉरी नारियल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? नारियल दिवस। नारियल दिवस। और 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस मनाते हैं, 1 नवंबर को शाकाहारी। और फिर आपका जो है कि इधर आपका 1 सितंबर को शाकाहारी दिवस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यूपी सरकार से चेंज करने का कुछ किया था अपने राज्य में मनाने का। लेकिन 2 सितंबर को नारियल याद रखना है, 2 सितंबर को नारियल, क्योंकि हम ऐसे याद रखें इसको, नारियल जो पिएंगे ना, गर्मी का दिन आ गया है भैया, नारियल पिएंगे, 2 शिफ्ट पिएंगे। कितना शिफ्ट पिएंगे? 2 शिफ्ट, यानी 2 शिफ्ट यानी सितंबर, 2 सितंबर नारियल दिवस, 2 सितंबर। और विश्व का सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करने वाला देश है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। इंडो यानी इंडो कॉर्प का उदाहरण है नारियल। नारियल किसका उदाहरण है? इंडो कॉर्प ऑप्शन में रहेगा, सही है, नहीं तो या फिर नट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नट का। या फिर भारत के अंदर में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल करती है। कौन करती है? केरल करती है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के अंदर में लाल क्रांति की संज्ञा किस आंदोलन या किस युद्ध को जाता है? तो आपको पता है लाल क्रांति पूरे विश्व में जो फेमस है ना, वो चीन का फेमस है। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ था, ठीक है। चीन में लाल क्रांति, ऐसे देखिएगा, चीनी क्रांति 1919 में हुआ है, लेकिन चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ है। चीनी क्रांति 1911 में हुआ है, वही तो बता रहे हैं। चीनी क्रांति 1911 में हुआ है, लेकिन चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ है। लेकिन भारत के अंदर में लाल क्रांति की संज्ञा किसे दिया गया है? तो भारत के अंदर में लाल क्रांति की संज्ञा जो दिया गया है, आप लोग को पता है, नौसेना विद्रोह हुआ था मुंबई के अंदर में, ठीक है, 1946 में 23 फरवरी के दिन, ठीक है। तो 23 फरवरी 1946 को मुंबई में जो है कि आपका नौसेना विद्रोह हुआ था, उसी को भारत में लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया है। और लाल कुर्ती का जनक जो है कि किसे कहा जाता है? तो लाल कुर्ती गैरिबाल्डी को कहा जाता है, लाल सेना का जनक ट्राटस्की को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बताना है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म डेट सहित उड़ीसा के कटक में कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, माउंटबेटन प्लान का घोषणा कब हुआ है? 3 जून 1947। माउंटबेटन प्लान का घोषणा 3 जून 1947 को हुआ है, और इसी माउंटबेटन प्लान के आधार पर भारत और पाकिस्तान राज्य का विभाजन हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन के संसद के द्वारा कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा, वह पारित करने का जो दिन था वह क्या था? तो 18 जुलाई 1947। आप 2 चीज़ याद रखिएगा, 2 से 3 डेट याद रखिएगा। जब भारत को आज़ाद करने की घोषणा होने के कगार पे, जब 1947 का जब स्वतंत्रता विधेयक जब पारित किया गया, तो उसमें याद रखिएगा कि भारत को आज़ाद कराने के लिए एक नियम कानून जब बन रहा था ब्रिटेन के संसद में, जब वह प्रस्ताव पेश किया गया, तो वह पेश करने वाला डेट याद रखिएगा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में भारत स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया। और वह जो है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जो उस पर सिग्नेचर किया गया वह 16 जुलाई को, और अंतिम रूप से जब वहाँ पर हस्ताक्षर हो गया ब्रिटेन के सम्राट का, तो वह 18 जुलाई, यानी अंतिम रूप से पारित पूछेगा तो 18 जुलाई, और पेश पूछेगा तो 4 जुलाई, और वहाँ के सम्राट के द्वारा जो आपका हस्ताक्षर किया गया वो 18 जुलाई को, और लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स ने जो पारित किया था वो 16 जुलाई। जैसे आपको पता है लोकसभा राज्यसभा पहले पारित करेगा तब राष्ट्रपति, उसी तरह से राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पर सम्राट था, सम्राट जाके लास्ट में करेगा 18 जुलाई को, ठीक है, जॉर्ज षष्ठम, और उससे 2 दिन पहले आपका दोनों सदन पे पास कर दिया, और 4 जुलाई को पेश किया गया था। 4, 16, 18 जुलाई 1947। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सुंदरी नामक वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष एक प्रकार के ज्वारी वृक्ष का उदाहरण है, और यह गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थित है। और भारत के अंदर में सबसे बड़ा रामसर साइट का उदाहरण भी सुंदरवन का डेल्टा है, और आपको पता है सुंदरवन का डेल्टा भारत के यूनेस्को सूची में भी शामिल है। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील को दिया गया था 1981 में। सबसे बड़ा है आपका सुंदरवन, और सबसे छोटा है आपका रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। और कुल रामसर साइट की संख्या 89 है, और विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट इंग्लैंड के अंदर में है। और विश्व का सबसे पहला रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया के कीबोर्ग प्रायद्वीप को घोषित किया गया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतिवर्ष रामसर साइट या आर्द्रभूमि या नम भूमि या वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को जो है कि आपको पहला अधिवेशन या पहला सम्मेलन बोल सकते हैं, इसको रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में, ईरान के रामसर शहर।
अगला क्वेश्चन बताना है जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, कल भी बताए थे, जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम, और वह डेट याद रखिएगा 11 दिसंबर 2002। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस और विश्व बालकोष संरक्षण दिवस, ये तीनों दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। और उसी दिन आपका जैव विविधता दिवस जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। और लेकिन जैव विविधता दिवस मनाते हैं क्या तारीख को, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे। अगला क्वेश्चन बताना है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस शहर में किया गया, अर्थात जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। ये क्वेश्चन माइंड में घुसाइए, जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। और याद रखिएगा इसका स्थापना 2003 में, जैव विविधता पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को, और इसका मुख्यालय एगो बना दिया, हेडक्वार्टर चेन्नई में 2003 को बनाया गया। और 2003 में ही विश्व का पहला मानव रहित ट्रेन का शुरुआत सिंगापुर में किया गया। कहाँ किया गया, यानी मानव रहित का मतलब बिना मानव का, यानी बिना ड्राइवर का ट्रेन, यानी ड्राइवरलेस ट्रेन चलाया गया। कहाँ, तो सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना का शुरुआत कब किया गया है, तो भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत 1991-92 में किया गया है। देखिएगा, जैव विविधता संरक्षण योजना पूछेगा तो 1991-92, जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 2002 में, और जैव विविधता के लिए पहली बार हेडक्वार्टर का स्थापना 2003 में चेन्नई में किया गया, ठीक है। भारत में हाथी परियोजना का शुरुआत कब किया गया, 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, और प्रोजेक्ट आपका टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एक बता चुके हैं बहुत बार। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ, तो भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ, 2003 से। यानी जैव विविधता के बारे में 2-4 चीज याद रख लीजिए, जैव विविधता संरक्षण योजना 1991-92, और जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ 11 दिसंबर 2002। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और जैव विविधता दिवस और मुख्यालय चेन्नई 2003 में स्थापना, और 3 से ही यह जो है कि प्रभाव में आ गया, यानी लागू हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार के आधार पर है, जो किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता है, जो करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे वो आराम से इस क्वेश्चन को मार सकते हैं। डुगोंग, आपको पता है हाल ही के अंदर दिनों में डुगोंग एक अभ्यारण्य का स्थापना किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। डुगोंग एक प्रकार का नील गाय टाइप का है, ठीक है, जैसे गाय होता है ना, नील गाय, उसी तरह से ये भी गाय का ही उदाहरण है, लेकिन ये समुद्री जीव है उदाहरण है, लेकिन है गाय के तरह ही। हाँ, तो डुगोंग नामक समुद्री जीव तमिलनाडु में पाया जाता है, जो संकटाग्रस्त स्थिति में है, इसीलिए सरकार उस पर स्पेशल ध्यान दे रही है, और यह एक स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, फूलों की घाटी किस राज्य में, उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली में, और यह यूनेस्को की सूची में 2005 में शामिल किया गया है। लेकिन फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः किस प्रकार के कटिबंध का उदाहरण है, तो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध का। शीतोष्ण अल्पाइन, आपको पता है फूल जो होता है वो तनिक ठंडा मौसम में, हरा भरा मौसम में, यानी शीतोष्ण मौसम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मिरिक के लिए यानी कश्मीरी मिरिक के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, दाचीग्राम कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में, जो कि हिरन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपको लोग को बताना है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो किबुल लामजाओ आपको पता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबुल लामजाओ है, जो कि लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है, और इसी लोकटक झील के अंदर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, जिसको 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, और इसी राष्ट्रीय पार्क में याद रखिएगा संगई हिरन मिलता है। क्या मिलता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो संगई हिरन, इसीलिए संगई उत्सव किस राज्य में, मणिपुर में, संगई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंगा के लिए। किसके लिए, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बताना है, मगरमच्छ संरक्षण योजना किस वर्ष चालू किया गया, 1974, मगरमच्छ संरक्षण योजना 1974, और 1974 में ही पहली बार पर्यावरण दिवस मनाए।
5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए। और 1974 और 1981 ईस्वी हम बार बार बताते हैं। 1974 में जल और 1981 में जो है कि आपका 1981 में जो है कि आपका वायु संरक्षण अधिनियम, 1981 में वायु और 1974 में जल। अब वायु और जल में कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा, तो आपको पता है हम लोग जो वायु सांस लेते हैं, वायु जो लेते हैं वो नाक के द्वारा, नाक यानी 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो 9 नमा 81 से हम जो है कि नाक यूज करते हैं। नाक में क्या वायु की जल लेते हैं, तो वायु लेते हैं, तो वायु संरक्षण 1981। और याद रखिएगा कि उससे 7 साल पहले जो है कि हम लोग जो है कि जल पीते थे, ठीक है। 1974 में जल, या फिर हाँ 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और 1988 में जो है कि जल नीति भी आया, वन नीति, जल नीति 2002 में आया है, ठीक है। और 1980 में जो है कि आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980, और पर्यावरण 86, और फिर आपका वन नीति 1988, ठीक है। याद रखिएगा वन नीति 1988, और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट करते हैं सेशन को, एक क्वेश्चन पूछ देते हैं फिर लास्ट करते हैं। बताइएगा कि भोज आर्द्र भूमि किस राज्य में है? तो भोज जो है वह रामसर साइट का हिस्सा बन चुका है। भोज यानी भोजताल झील। अब भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोजताल झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भोज आर्द्र भूमि किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अरे भैया आप लोग सुने होंगे राजा भोज का नाम। राजा भोज यानी ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख का संबंध राजा भोज से है, ठीक है। तो आप ये सब भी क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का सेशन हम आशा करते हैं कि आपको डेली की तरह आज का सेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। तो आप लोग एकदम 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको जीके जीएस में कोई टेंशन नहीं होगा। हम लगातार आपके पास जो है कि जुड़े हुए हैं, और आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिए। कल फिर हम पुनः मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।